कराची का पोश इलाका डिफेंस, सामने वाला बंगला एक बिजनेसमैन का है। आज से ठीक 3 माह कबल इस जगह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। यहाँ एक हंगामा था, पुलिस का जमे गफीर था, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज रहा था। एक तरफ पुलिस घर में घुसने की कोशिश में थी तो दूसरी जानिब एक हमलावर स्नाइपर गन उठाए पुलिस पर गोलियां बरसा रहा था। ये कौन था? कोई गैंगस्टर या डकैत था? हरगिज नहीं, ये एक 25 साला नौजवान था। 3780 किलोमीटर पर मोहित शहर कराची अपने अंदर अनगिनत दास्तानें समेटे हुए है। चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के वाक़यात आम सी बात है। जराइम की इन्हीं दास्तानों से जुड़ी एक और कहानी जिसका नाम है मुस्तफ़ा कत्ल केस। कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, तफ्तीश कहां तक पहुंची, कातिल के गरूर का आलम अब क्या है और इंसाफ के हसूल के लिए मकतूल के लवाहिकीन की जिद्दोजहद कहां तक पहुंची, इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। 31 दिसंबर 2024 की रात कराची डिफेंस के घर में न्यू ईयर नाइट पार्टी जारी थी। शहर भर के अयाश पार्टी में शरीक थे। इसी घर में एक निजी कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर हाउस भी था। न्यू ईयर नाइट से एक दिन पहले एंजेला नामी लड़की जो इसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम भी करती थी, किसी बात पर सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक से उलझ पड़ी। सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक कोई और नहीं बल्कि 25 साला नौजवान अरमगान था और यही है इस पूरी स्टोरी का मेन विलन। अरमगान कुरैशी, मुस्तफ़ा आमिर और शहराज ये 3 दोस्त थे और न्यू ईयर नाइट पर मुस्तफ़ा के अलावा ये दोनों भी मौजूद थे। न्यू ईयर नाइट के अगले रोज अरमगान ने एंजेला को अपने घर बुलाया और साथ ही बचपन के दोस्त शहराज को भी फोन करके बुला लिया। लड़की जैसे ही अरमगान के घर पहुंची वो इसे तल्ख कलामी के बाद लोहे के रॉड से मारने लगा, फिर बाद में खुद ही अस्पताल बेचकर धमकी भी दे डाली। दरअसल एंजेला जो मुस्तफ़ा की भी दोस्त थी, इसने अपनी और अरमगान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुस्तफ़ा के साथ शेयर कर दी और मुस्तफ़ा ने वो बात अरमगान को बताते हुए इसका मजाक भी उड़ाया। अरमगान को यही बात नागवार गुजरी और फिर उसने बड़ा और खौफनाक फैसला कर लिया, बदला लेने का फैसला। उसमें से एक लड़की ने जो है वो उस दौरान इंसिडेंट हुआ था मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर से पहले अरमगान के साथ, लड़की ने मुस्तफ़ा आमिर को बता दिया कि जी मेरे साथ यूँ हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुस्तफ़ा आमिर ने वो एक छिले अकेले की तस्वीर भेजी और उसके बाद फिर ये तैश में आ गया और मुस्तफ़ा आमिर को ये बुलाता रहा। ठीक 5 रोज बाद यानी 6 जनवरी 2025 की रात तकरीबन 9 बजे अरमगान के घर एक अजीब वाक़या पेश आया। मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से अरमगान के घर पहुंचा, अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और अरमगान के हवाले की। वो पुड़िया मनशियात यानी वीट थी। अरमगान ने दराज से पैसे निकालकर मुस्तफ़ा को दिए। इसमें ड्रग इन्वॉल्व थी, लड़की इन्वॉल्व थी। अब जो वजह मौत है वो ना ड्रग है ना लड़की है। वजह मौत ये है जी उसने उसको एक टेस्ट, उसने एक दोस्त में, जैसे दोस्त मजाक करते हैं, उसने मजाक के तौर पर छिले हुए केले की तस्वीर भेजी, क्योंकि लड़की वो पहले उसको बता चुकी थी और लड़की को अरमगान पहले रोक चुका था कि आपने किसी को बताना नहीं है। तो ये लड़की वाली बात मुस्तफ़ा आमिर तक कैसे पहुंच गई, इस बात पे जो है वो गुस्से में था। पहले दोनों ने नशा किया, फिर अचानक अरमगान उठा, लोहे का रॉड उठाया और मुस्तफ़ा को मारने लगा। वहाँ शहराज भी मौजूद था। मुस्तफ़ा को बचाते हुए शहराज को भी चोटें आईं, लेकिन नशे में धुत अरमगान बेकाबू था। मुस्तफ़ा जख्मी था तो इसके हाथ पांव बांधे गए। उसने जख्मी मुस्तफ़ा को उसी के गाड़ी की डिग्गी में डाला, पेट्रोल का डंप साथ लिया और बलोचिस्तान हब के लिए रवाना हो गया। अरमगान रास्ते भर मुस्तफ़ा का मोबाइल और दीगर सामान फेंकता रहा। सुबह 4:30 बजे वो हब पहुंच गए। अरमगान ने हब पहुंचते ही मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी पर पेट्रोल डाला और जख्मी मुस्तफ़ा आमिर को इसकी गाड़ी समेत जिंदा जला डाला। वो गुस्से में था अरमगान और उसके बाद फिर इसको बार बार बुलाता रहा, जिसके बाद आपने देखा ऑडियोज भी वायरल हुई और उसके बाद फिर वहाँ बुलाकर
जो है पहले तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया, और उसके बाद फिर गाड़ी की डिग्गी में डाला, पेट्रोल साथ में लिया। उनके मुताबिक जी वो बलूचिस्तान के इलाके में टैंकर आ गए। अरमगान और इसका दोस्त पैदल हब से निकले, लिफ्ट लेते हुए कराची पहुंचे। वाक़े के अगले ही रोज अरमगान और शहराज करदू चले गए। चूंकि मुस्तफ़ा के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन अरमगान के घर की आ रही थी, तो मुस्तफ़ा की वालिदा ने अरमगान से राब्ता किया। अरमगान मुस्तफ़ा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता रहा। 4-5 साल के बाद भी अगर फैसला होगा तो मैं इसमें इस तसल्ली में हूँ, इसको बाहर नहीं आने। ठीक है, ये वो हज़ारों में से एक ऐसा नासूर है जो मेरे जैसे घर खा सकता है। 6 साल में लोग भूल जाएंगे अगर निकल आया। निकल के ये इसी तरह कोई एक सेटअप करके बैठ गया जो इतना रूटीन में मारता मराता आया है, कत्ल है उसके हिस्से में, और पीछे भी जो छुपे होंगे जो हमें नज़र नहीं आए हैं, उसका डर नहीं है, उसको खौफ नहीं है। सपोजिटली वो कहता था मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अल्लाह को खरीद सकूं। अरमगान का जब हमने नाम लिया तो SHO ने कहा पहले ये चेक कर ले इसका बाप क्या करते, गले ही पड़ जाए। वालिदा थाने गई, दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती रही। वही रिवायती हरबे इस्तेमाल करती रही और वक्त गुजरता गया। इस केस में अहम मोड़ तब आया जब 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालिदा को अमरीकी नंबर से एक कॉल आई। बेटे मुस्तफ़ा के एवज 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। मुस्तफ़ा की वालिदा ने इसका मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये मुकदमा एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल कर दिया गया। यही कॉल अरमगान की गिरफ्तारी का सबब बनी। उधर हब में 12 फरवरी के रोज ईदी को एक लावारिस लाश मिली जिसका सर और हाथ पांव भी नहीं थे। ईदी रजाकार 4 रोज तक इंतजार करते रहे और बाद में तदफीन कर दी। अरमगान की बदकिस्मती इसे 5 फरवरी को वापस कराची खींच लाई और 9 फरवरी को इसके घर पर पुलिस ने छापा मार दिया। अरमगान ने जिस ड्रामाई अंदाज से पुलिस से मुकाबला किया, इससे लगता यह है कि वो बहुत तरबियत याफ्ता था। इसने ना सिर्फ 4 घंटे पुलिस से मुकाबला किया, बल्कि इस दौरान अपने लैपटॉप से सारा डाटा डिलीट करता रहा। जब सारा डाटा डिलीट हो गया तो अरमगान ने खुद को सरेंडर कर दिया। तफ्तीश शुरू हुई तो जज से लेकर पुलिस एहलकारों तक लग ये रहा था कि सब के सब अरमगान को रिलीफ दिलाने में लगे हैं। असर और रसूख का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा था। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ताकत के जोम में भिपरे थे। पुलिस और जजेस तक को धमकियां दे रहे थे। आप कौन जाती है? जज साहब की इम्यूनिटी का जज साहब देंगे ना, तो अंदर जाके पूछो मैं आया हूँ। आप अंदर जाके जज साहब से पूछो मैं आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो क्या करेगा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मार मुझे मार क्या मार? अबे चल पूरे सिस्टम में टक्कर लेंगे, उसके बाद तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा। कसम खाता हूँ। अच्छा बेटा आपकी इज्जत की एक टक्का नहीं मिलेगा, एक टक्का नहीं दूंगा। आखिर वो कौन सी ताकत थी जो एक मुल्जिम के लिए ढाल बन गई थी? वो थी बेशबहा पैसा जो अरमगान को बेगुनाह साबित करने पर लुटाया जा रहा था। अरमगान ने एतराफ किया कि उसने वीट कनाडा से मंगवाई और ये ऑर्डर उसने डार्क वेब पर जाकर किया और इसकी पेमेंट बिटकॉइन से की। जी व्यूअर्स, ये पैसा मंशियात और कॉल सेंटर्स के धंधे का था। अरमगान और मुस्तफ़ा दोनों ही एलीट क्लास के लड़के थे। मुस्तफ़ा आमिर पर पहले से ड्रग्स के मुकदमात कायम थे। चूंकि मुस्तफ़ा के वालिद आमिर कस्टम एहलकार हैं, तो इस जाविये से भी तहकीकात की गई कि मंशियात की कस्टम क्लियरेंसेस कौन करवाता था। उधर अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अमेरिका में मुकीम थे, जो इन दिनों कराची में ही मौजूद थे, और उन पर भी फ्रॉड और मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात हैं। मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता था जो इनके जो ज़राए से या मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो मुल्क के बाहर से मंगवाते थे या फिर यहाँ कराची से मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर जो है ड्रग सप्लाई की जाती थी। तो मुस्तफ़ा आमिर का सेपरेट मामला था, साहिर का बीच में सेपरेट रहा, और उसके बाद चूँकि माजी में इस काम से जुड़ा रहा, अटैच रहा अरमगान, उसका अपना सेपरेट मामला था। मंशियात के धंधे से कहानी ट्विस्ट लेती है और मुस्तफ़ा कत्ल केस से शुरू होने वाला हाई प्रोफाइल केस अब मंशियात की दुनिया तक पहुंच जाता है और इसके ताने बाने उन लोगों से मिलने लगते हैं जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दौरान तफ्तीश मंशियात की स्मगलिंग के डॉट्स जुड़ने लगे। मुस्तफ़ा आमिर से अरमगान, अरमगान से शहराज और शहराज से साहिर हसन तक गिरफ्त मजबूत होती गई। पुलिस का घेरा तंग हुआ
तो साहिर हसन भी पकड़ा गया। अहम इंकशाफात होने लगे। साहिर हसन महीने की 1.25 किलो ड्रग्स मंगवाया करता था। फिर बाद में ड्रग्स को अली बाबा से स्टिकर्स खरीद कर अपनी पैकिंग करके बेचा करता था। ड्रग डीलर्स 1 ग्राम वीट 15,000 रुपए में बेचते हैं, जिसकी मालियत कमोबेश 1.25 करोड़ रुपए बनती है। वीट, पॉट और डोप एक ही नाम है। पुलिस के मुताबिक साहिर ने 2 साल में 24 करोड़ की वीट बेची है, जिसकी पेमेंट डार्क वेब और बिटकॉइन के जरिए होती रही है। साहिर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी कोई तकरीबन 550 ग्राम के करीब वीट बरामद हुई। बहुत सारे लोगों के नाम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे या सियासतदान थे, इवन के पुलिस और दीगर लोगों के नाम भी शामिल होते रहे इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि बड़ा आपने देखा कि हलचल मची हुई थी। 2.5 महीने के अंदर साहिर की हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली 10 लाख रुपए के मतलूबों के बस। पुलिस का किरदार जो है वो कुछ हद तक या कुछ एहलकारों का अरमकान के साथ ज़रूर आता रहा है और उनके खिलाफ जो महकमा जाती ज़रूर कार्रवाई की गई, लेकिन उनके खिलाफ ऑफिशियल कोई मुकदमा दर्ज करके कोई कार्रवाई भी नहीं शुरू की गई है। इस सारी कहानी में एक नाम याया उर्फ बाबा जी का भी सामने आया है। याया उर्फ बाबा जी साजिद हसन का मैनेजर है और कोलंबिया से ड्रग मंगवाता था और बाजिल नामी शख्स को बेचता था। बाजिल ये ड्रग आगे डीलर्स को फरोख्त करता था और साहिर भी इस रैकेट का हिस्सा था। साहिर ड्रग्स बेचकर पैसा याया के अकाउंट में डालता था। साहिर, मुस्तफ़ा, शहराज और अरमगान सब ड्रग डीलर्स थे। इनका टारगेट थे पाकिस्तान की एलीट क्लास के नौजवान लड़के और लड़कियां। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक ड्रग्स का ये धंधा फैला हुआ है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की यूनिवर्सिटीज में 44% तलबा मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 53% मर्द और 31% खवातीन शामिल हैं। इस्लामाबाद के 1300 से ज़ायद निजी स्कूल्स और कॉलेजेस में ये लत लगी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में तो बाकायदा हिकमत अमली बनाकर स्टूडेंट्स को नशे में मुब्तला करने की साजिश की गई। गिरफ्तार जॉर्डन नामी गैंग ने इंकशाफ किया कि वो नशा चॉकलेट्स में मिलाकर स्कूल्स और कॉलेजेस में फ़रोख्त कर रहे थे। अफसोस के 13 साल से लेकर 25 साल तक लड़के और लड़कियां मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इदारा बराए मंशियात की रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। इसकी रोकथाम के लिए कानून तो मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्जिम साहिर हसन की जमानत हो जाती है। कुछ अर्सा पहले सिंध हुकूमत ने कानून साजी की है और कानून साजी के मुताबिक इस क्राइम यानी कि जो जिनसे ड्रग बरामद होती है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो स्पेशल कोर्ट उसका ट्रायल चलाएंगी। तो कानून साजी तो कर ली गई है, लेकिन स्पेशल कोर्ट आज तक नहीं बनाई गई और जिन माताहत अदालतों में ये केसेस चलाए जा रहे हैं मंशियात बरामदी से मुतल्लिक भी, तो उनको उनके पास भी कोई ख़ास या मखसूस इख्तियारात नहीं है। यानी कि अगर कोई मुल्ज़िम बेल भी अप्लाई करना चाहेगा तो वो भी नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। तो सिंध हाई कोर्ट में महज इस बात पे भी तनाज़ा रहा कि जी साहिर हसन की जो बेल है वो कौन सा जज सुनेगा, यानी कि रेगुलर बेंच सुनेगा या जो है वो आइनी बेंच सुनेगा। तो लार्जर बेंच बना फिर उसने तयन किया जी नहीं, ये जो है वो आइनी बेंच ही सुन सकता है। तो 2.5 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बड़ा आपने देखा कि हलचल मची हुई थी, 2.5 महीने के अंदर अंदर साहिर की सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली 10 लाख रुपए के मतलूबों के बस। ड्रग्स का ये गंदा धंधा ही नहीं, अरमगान 2018 से एक गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें 40 अफराद काम करते थे। FIA की तहकीकात में ये इंकशाफ सामने आया है कि इस कॉल सेंटर से शहरियों की ज़ाती मालूमात ली जाती थी और इन्हें लूटा जाता था। यहाँ काम करने वालों को ये टास्क दिया जाता था कि रोज़ाना 5 अमरीकी शहरियों को लूटने का टारगेट है और हर वर्कर रोज़ाना 400 से 1000 डॉलर तक अकाउंट से चोरी करता था। अरमगान इस कॉल सेंटर से रोज़ाना 3 से 4 लाख रुपए कमाता था। वो ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल करते थे। अरमगान के कॉल सेंटर में 120 लैपटॉप्स थे, तमाम पुलिस सिर्फ 64 लैपटॉप्स ही बरामद कर सकी है। इनको अचानक ये सूझी जी कॉल सेंटर बनाना है, तो कॉल सेंटर बनाया और कॉल सेंटर भी इलीगल था और वहाँ पर ना सिर्फ अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती रही, लोगों की मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके अकाउंट खाली करके अपने अकाउंट में मुंतकिल करते रहे। उसमें हम कह सकते हैं बिटकॉइन और इसी तरह दीगर जो डिजिटल करेंसी है उसमें जो है वो एक्टिविटी ज़रूर करते रहे। पहले ये गुर्बत जिसमें माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहे और गुर्बत में उसने टाइम गुजारा, लेकिन अचानक से फिर जब ये वाली लाइन आई तो उसमें फिर 25 एजेंट्स रखे, उस पर फिर एक डिफेंस के बंगले में रहने लग गया। डिफेंस के बंगले के साथ साथ फिर उसके पास मुतअद्दिद सिक्योरिटी गार्ड, इसी तरह मॉनिटरिंग और डिजिटल करेंसी के साथ साथ वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी अपना बिजनेस मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जगह जगह बने डब्बे या दूसरे लफ्जों में कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस अक्सर और बेशतर फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं।
कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में सैकड़ों डब्बे हैं और अब तो ये नेटवर्क छोटे शहरों तक भी फैल रहा है। इसमें काम करने वालों का टारगेट होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। कॉल सेंटर्स एजेंट अक्सर मुख्तलिफ नंबर्स पर कॉल करते हैं। लोग जाने अनजाने में अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर देते हैं और वो डाटा डार्क वेब पर जारी कर दिया जाता है। लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की मदद से ऑनलाइन पेमेंट्स की जाती हैं। जिस सारिफ के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी की जाती है, इसे ऑनलाइन मार्केट में आम मार्केट से कम कीमत पर बेच दिया जाता है। ये बिल्कुल अमेज़ॉन के असल तरीके के हूबहू लगता है। बहरहाल डब्बा सेंटर्स और बैनुल अक़वामी जुराइम का गठजोड़ कैसे काम करता है, ये तो एक अलग कहानी है। अलबत्ता अरमगान और इस जैसे कई मुल्ज़िमान अब भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, जो कॉल सेंटर्स से लोगों को लूट भी रहे हैं और ड्रग्स का जहर नौजवानों की रगों में उतार भी रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है, उन वालिदैन की है जिन्हें ज़रूरत है कि वो अपनी औलाद पर नज़र रखें। बेटा या बेटी कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। व्यूअर्स, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कराची में सियासत और जुर्म का हमेशा से गठजोड़ रहा है। इसी मौजू पर मैंने 5 साल पहले डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और लाहौर में बेघर अफराद और खुले आसमान तले नशा करके बेहोश पड़े रहने वाले अफराद से मुतल्लिक मैंने 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। हमारे चैनल बिप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।